नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो कंप्यूटर पे आपने देखा होगा कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ये 3 बटनें होती हैं। तो ये जो मोदी की कैबिनेट है, इसमें कंट्रोल करने की भी कोशिश की है, ऑल्टरनेट करने की भी कोशिश की है, और कुछ लोग तो डिलीट हो ही गए हैं। तो ये कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कैबिनेट के पीछे मकसद क्या है, क्या मकसद दिख रहा है और क्या असली में मकसद था, जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, आइए वो आपको जल्दी से बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रविशंकर प्रसाद की कि वो आउट क्यों है। कुछ जानी मानी बातें हैं कि बड़ी टेक कंपनी के साथ उनके झगड़े हैं जिससे वो उलझ गए। इन झगड़ों के चलते ट्विटर के साथ झगड़ा सुलझाने में वो नाकाम रहे, वो लड़ाई चलती रही, बहुत ज्यादा चली। नए मंत्री को विरासत में ये लड़ाई भी मिलेगी, लंबी लड़ाई आगे चल करके। तो ये सब कुछ वो बातें हैं जो कि सामने हैं, जिनके बारे में चर्चा हो रही है। अब वो बात जो सबको नहीं मालूम, यह बहुत रोचक होगी, यह देखना होगा। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी भारत नेट प्रोग्राम पर अमल नहीं कर पा रहे थे। यह आपको बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगी ये बात। क्या पता असली कारण यह हो। क्या है भारत नेट? सभी गांवों में इंटरनेट मिशन को लेकर के जून 2021 की डेडलाइन मिस हो गई थी, उसको लागू नहीं कर पाए थे। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद के खिलाफ कानून मंत्री के नाते भी बहुत सारी शिकायतें थी सरकार में कि भाई वो कामकाज ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये कारण बने हैं? अब आइए आपको बताते हैं अगले मंत्री जो आउट हुए, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर। ये कैबिनेट ब्रीफिंग का बड़ा चेहरा थे भाई। आप ये समझिए कि बड़े सीनियर मंत्री, सरकार के फैसलों का बचाव करने वाला सबसे प्रमुख रूप से सामने आने वाला चेहरा। और वाजपेयी के जमाने के बचे हुए जो कुछ मंत्री हैं उनमें से एक थे। अब तो ये भी चले गए, अब कुछ एक आधा ही बचे हुए हैं मोदी की कैबिनेट में। वो बातें जो सबको नहीं पता वो क्या हैं, वो ये देखिए। ये आईएनबी में सूचना प्रसारण मंत्री के अलावा ये पर्यावरण मंत्री भी थे, और उसके तहत इनका रिकॉर्ड बहुत खराब था। किस फ्रंट पर रिकॉर्ड खराब था, आइए आपको वो बताएं। आप जानते हैं कि COP26 में यह मंत्रालय जो है बड़ी अहम भूमिका निभाता है, उस पर कोई रणनीति साफ नहीं थी। इसके अलावा 2019 में अगर आपको याद हो, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बड़ी तगड़ी मुहिम छेड़ी गई सरकार द्वारा। इस मंत्रालय ने उसको आगे ही नहीं बढ़ाया। बात यह बोली जाती है कि कोविड लॉकडाउन के बाद से इस मंत्रालय में कोई बहुत ज्यादा काम ही नहीं हुआ। तो इस चीज को लेकर के क्या प्रधानमंत्री नाराज थे प्रकाश जावड़ेकर से, एनवायरमेंट वाले मुद्दे पर? अब आइए अब बात करते हैं मनसुख मंडाविया की। ये गुजरात से सांसद हैं। ये माना जाता है कि वहां चुनाव होने वाले हैं 2022 में, तो इसी के चलते वहां पर थोड़ी और पकड़ बनाने के लिए, मजबूती बनाने के लिए आपने एक लेउवा पटेल जो है उसको एक बड़ी जिम्मेदारी वाला पद दे दिया है। अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव है। लेकिन जो बात सब लोगों को नहीं मालूम वो आपके सामने हम ले आते हैं। प्रधानमंत्री के गृह राज्य से ये आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी के लिए योग्यता को लेकर ये ट्रोल भी हुए। आज इनकी तमाम बातें हुई, इनके बारे में ये बोला गया कि इनकी अंग्रेजी खराब है वगैरह वगैरह। लेकिन अब आपको वो बात बताते हैं कि जो सबको नहीं मालूम, जहाज रानी मंत्री के तौर पर, यानी कि शिपिंग मिनिस्टर के तौर पर प्रधानमंत्री का इन्होंने भरोसा जीता है, और अभी हाल फिलहाल ही जीता है। क्योंकि जब वो क्रायोजेनिक टैंकर्स मंगवाने थे तो इनके मंत्रालय ने खूब काम किया और जल्दी जल्दी काम किया। और सबसे बड़ी बात जो मोदी को पसंद आई वो ये है कि चुपचाप किया, क्राइसिस मैनेजमेंट किया और चुपचाप किया। तो क्या इसी के चलते इनका ये एलिवेशन हुआ है कि इनको गृह मंत्रालय में एक जगह प्राप्त हुई है? अब देखते हैं अगला मंत्री जिसके बारे में हमको जानकारी मिली है, अश्विनी वैष्णव। आईएएस से मंत्री तक का इनका सफर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि टेक्नोक्रेट हैं, आईआईटी और वॉर्टन स्कूल की इनकी शिक्षा है। ये सब तमाम बातें हैं। ओडिशा के आईएएस ऑफिसर, शानदार प्रशासनिक अनुभव, ये सब तो वो चीजें जिसके बारे में आप सबको पता है। क्यों इनको आईटी मंत्रालय दिया गया है, वो जो बात सबको नहीं पता, भारत नेट योजना को बड़े स्तर पर बढ़ाने की सरकार की मंशा। जो काम रविशंकर प्रसाद नहीं कर पाए, क्या वो इनको करना है पूरा? अब तो करना ही है। पीपीपी मॉडल के आधार पर सभी गांवों पर इंटरनेट की योजना पहुंचाने का अब सरकार मन बना चुकी है। और वैष्णव जी कौन है? ये पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में इनको महारत हासिल है। तो सही काम के लिए सही आदमी को लाने की योजना क्या बनाई है मोदी सरकार ने। और सरकार को बड़ी तकनीकी कंपनियों से
जो चतुराई से निपटना है, एक तो होता है कि आप लड़ लें और एक होता है कि आप चतुराई से निपटें, तो क्या वो उम्मीद इनसे लगाएगी सरकार? और जो इनका प्रशासनिक अनुभव है वो रेल मंत्रालय में भी काम आएगा। जल्दी से एक आखिरी उत्तर प्रदेश की बात कर लें। यूपी के एक मंत्री हैं कौशल किशोर। अब जो बातें उनके बारे में पता है वो ये है कि यूपी के अवध क्षेत्र से आते हैं, मोहनलालगंज से। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं। कैबिनेट में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिखाने की भी एक कोशिश है। अब जो बात आप लोगों को कम पता होगी या नहीं पता होगी वो है ये, कोरोना के दौरान यूपी में खराब व्यवस्था को लेकर के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चिट्ठी इन्होंने लिखी थी। यानी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इन्होंने एक फ्रंट खोला था उत्तर प्रदेश में। तब शिकायत की थी जब योगी आदित्यनाथ ये कहते दिखते थे कि यूपी में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई शॉर्टेज ही नहीं है, तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ से लोहा लिया। तो ऐसा एक आदमी सीधा केंद्र में मंत्री बन गया, ये कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए इससे योगी आदित्यनाथ को क्या संदेश देना चाहता है केंद्र नेतृत्व। और अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर इनको मंत्री बनाने का वादा भी किया था 2019 में। तो इतनी पैठ है इनकी कौशल किशोर की। मैं स्वागत करना चाहता हूं आशुतोष, आप कॉलमनिस्ट हैं और लेखक हैं, स्मिता प्रकाश एडिटर एएनआई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्मिता जी पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए बहुत सारी बातें आपको भी पता होंगी या आपने जानकारी बटोरी होगी, क्योंकि ये जो कंट्रोल और डिलीट हुआ कैबिनेट में, ये तो किसी को भी नहीं मालूम था कि इतने बड़े बड़े लोग गिरेंगे। लेकिन उसके पीछे के कारण का विश्लेषण अब धीरे धीरे किया जा रहा है। आपने क्या जानकारी प्राप्त की? देखिए, एक तरह से जैसे कि आपने कहा कि एक तरह से ये बीजेपी सरकार जो है एक नए अवतार में आई है। मोदी कैबिनेट में अब वो जो पुराने लोग थे, वाजपेयी अडवाणी कैंप के जो लोग थे, बहुत तजुर्बे वाले नेता थे, उन्हें हटा दिया गया, उनसे रेजिग्नेशन ले लिया गया है। जस्ट बिकॉज दे वर सीनियर, उसका ये मतलब नहीं है कि वो अनंत काल तक चलते रहेंगे सरकार में। ये मैसेज था कि परफॉर्म और पेरिश। तो जैसे अगर आप देखें तो उस एरा के, अडवाणी वाजपेयी एरा के कौन रहते हैं अब? राजनाथ सिंह हैं और मुख्तार नकवी है, श्रीपद नायक हैं और प्रहलाद पटेल हैं, और तो कोई है ही नहीं। तो वो बड़े नेता जो कैबिनेट में थे उनकी छुट्टी हो गई है। अब इस नई टीम में जैसे कि आपने कहा युवा नेता भी हैं, तजुर्बे वाले नेता भी हैं, कुछ ओबीसी नेता हैं और अपनी अपनी पॉलिटिकल लेगेसी भी लेके आए हैं राज्यों से। और इसमें जो छाप आप देखेंगे, ये मोदी 2.0 जो है, जो 2019 में शुरू होना था, ये 2.0 जो है असल तरीके से अब शुरू हुआ है, क्योंकि कोविड के वजह से जो होना था 2020 में वो तो हुआ नहीं। तो 1.5 साल आप 0 ईयर मान के चलिए। तो अब जो है ये पॉलिटिकल लेगेसी मोदी सरकार की अब शुरू हुई है। बीजेपी में जो एक्सपीरियंस नेताओं की गिनती जो है अब यहां से शुरू होगी। तो अब मोदी के लिए जो है वो उन्होंने एक क्लीन स्वीप कर दिया है कि पुराने जैसे जो अगर आप देखें, जैसे इंदिरा गांधी ने 1969 में किया था कि जो नेहरू लेगेसी वाले जो नेता थे उन्हें दरकिनार कर दिया, और 15 साल तक वो लेगेसी चली उनके बाद, 1969 के बाद कांग्रेस की। उसी प्रकार अब मोदी की टीम चलेगी अगले जितने भी साल, जितने भी इलेक्शन जीतते हैं। बिल्कुल। तो ये मोदी की एक छाप साफ तौर से अगर अब तक नहीं थी तो अब से एक नई छाप शुरू होगी। आशुतोष जी, आपका विश्लेषण? देखिए, मैं तो इस विश्लेषण से पूरी तरीके से असहमत हूं। हाँ। क्योंकि अगर नारायण राणे अगर मोदी जी की नई टीम के सबसे बड़े हीरो हैं और सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना उस पूरे मसले पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि हमें समझना पड़ेगा कि जो इतना बड़ा जो मंत्रिमंडल का फेरबदल करने की जरूरत क्यों पड़ी। और मेरा मानना है कि कामराज प्लान के बाद का ये सबसे बड़ा फेरबदल है। तो जब इतना बड़ा फेरबदल आप करते हैं, कामराज प्लान के पीछे खास कारण था, क्योंकि नेहरू जी को ये लगा था कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही, बहुत सारे लोग सत्ता में जुड़ गए हैं, उनको संगठन में जाना चाहिए और मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देकर संगठन को मजबूर करना चाहिए। तो वो एक कारण था। आज के समय का कारण क्या है? आज की तारीख में सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की अपनी खुद की लोकप्रियता पिछले 7 साल में पहली बार उस पर जबरदस्त डेंट लगा है।
चलिए आप मॉर्निंग कंसल्ट की बात मत मानिए क्योंकि अमेरिकन एजेंसी है, आप हिंदुस्तान की सी वोटर की बात तो मान लीजिए कि 64% से लोकप्रियता घट के, अप्रूवल रेटिंग घट के 37% पे आ गई, जो अपने आप में कैटास्ट्रॉफिक है। तो इसका मतलब यह है कि उनको इतना बड़ा कुछ ऐसा इवेंट आयोजित करना था जिससे लोगों के बीच में यह परसेप्शन जाए कि वाकई में नरेंद्र मोदी पूरी जो जितनी गलतियां हुई हैं उनको ठीक करके एक नए अवतार में सामने आ रहे हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज का मतलब ये है। अब इसमें आप आडवाणी युग को जोड़ दिए, अटल युग को जोड़ दिए। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब किसी के मन में यह शक नहीं था कि यह नरेंद्र मोदी की टीम नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी की टीम नहीं होती तो इसमें मुरली मनोहर जोशी होते और उसमें और बहुत सारे लोग होते जो नहीं हुए, या यशवंत सिन्हा होते या फिर अरुण शौरी जैसे लोग होते। तो ये 2014 से नरेंद्र मोदी की अपनी टीम है, वो टीम परफॉर्म नहीं कर पाई तो जाहिर सी बात है आपको किसी को तो बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। आप मान सकते हैं कि नहीं, तो आपको लगता है कि आगे भी परफॉर्म नहीं कर पाए तो आगे भी बलि का बकरा बना देंगे, फिर कोई और मंत्री चला जाएगा। जैसे अखिलेश ने कहा कि अगर ट्रेन नहीं चल रही है तो डिब्बे थोड़ी बदलोगे, इंजन बदलोगे। देखिए देश के प्रधानमंत्री और टीम लीडर को एक मौका जरूर दूसरी बार मिलता है, चाहे अखबार का संपादक भी हो, अगर टीवी चैनल की रेटिंग गिरती तो उसको एक मौका मिलता अपने आप को रिजेक्ट करने की। बंद हो गई रेटिंग। तो अब जाहिर सी बात यह है कि अगर कोरोना के समय में आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के चेयरमैन होने के नाते सारे काम करने की जिम्मेदारी आपकी। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द एनडीएमए हैज फेल्ड इन इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। नाउ द इश्यू इज, आप क्या ये मान के चलते हैं कि हर्षवर्धन जी की इतनी हिम्मत थी, कितने बड़े क्राइसिस में सारे फैसले वो कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे देख रहे थे? या आप मान रहे थे ट्विटर से जब झगड़ा चल रहा था तो सारे फैसले रविशंकर प्रसाद जी कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री चुपचाप बैठ रहे थे? नहीं, वो तो नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप देखें जो नए मंत्री आए उन्होंने भी बोल दिया है कि ट्विटर को कानून का पालन करना पड़ेगा। स्मिता जी, आप असहमत हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए ये बात तो सही है ना, आप मानेंगे कि ये आपने जिन मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लिया है अकेले वो थोड़ी फैसला ले रहे थे, कलेक्टिव डिसीजन था। जी एग्जैक्टली, आई एग्री विद दैट। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 2014 में जो कह रहे थे आशुतोष जी कि ये मोदी की कैबिनेट थी, इसमें पुराने कोई भी नहीं थे। अगर सिर्फ मोदी डिसीजन मेकर होते 2014 में तो अमित शाह उनकी टीम में होता उस वक्त। अमित शाह उस टीम में नहीं थे। और अगर मैं लिस्ट गिनना शुरू करूं कि कौन कौन थे अडवाणी वाजपेयी गवर्नमेंट में जो मोदी की टीम में आए, मोदी की 2000 वाली टीम में अगर आप देखें जावड़ेकर, गंगवार, मेनका गांधी, उमा भारती, सुरेश प्रभु, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, विजय गोयल, राजीव प्रताप रूडी, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, ये सब थे वाजपेयी की कैबिनेट में और उसके बाद मोदी की कैबिनेट में। तो मोदी की कैबिनेट 2014 की जो थी वो लेगेसी ऑफ वाजपेयी को कंटिन्यू कर रही थी। 2019 में हाँ अमित शाह का आना सबसे बड़ा चेंज था। और 2019 में पहले साल में 2019 से लेकर आपने कितने सारे जो कानून हुए थे, चाहे जम्मू कश्मीर को लेके हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो या सीएए, एनआरसी, ये सब जो है 2019 में असल में मोदी अमित शाह टीम ला रही थी। लेकिन 2020 की वजह से वो नहीं कर पाई। 2020 और 2021 का आधा साल तो निकल गया। तो अब जो है द एंटायर आइडिया इज दैट वी हैव लिमिटेड टाइम। अब जो है 2.5 साल है, उसके बाद तो इलेक्शन मोड में चले जाते हैं। तो ये जो परफॉर्म एंड पेरिश वाला जो है जो नहीं हो सका, अब ये परफॉर्म एंड पेरिश होगा अगले 2.5 साल में। जी बिल्कुल, उसके बाद आप इलेक्शन मोड में चले जाते हैं और 2 टर्म में अगर आप नहीं कर सके तो आप तीसरे टर्म की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आशुतोष जी, क्या आप सहमत रहेंगे? देखिए अब हर बार करके अभी चलिए आपके खिलाफ आलोचना हो रही थी, आपने बड़ा फेरबदल किया, कामराज प्लान टाइप आपने बीजेपी में लागू कर लिया, लेकिन अब भी अगर आप संतोषजनक काम नहीं कर पाए तब तो जाहिर सी बात है आपका धीरे धीरे, अब आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? तो आपको नहीं लगता मोदी के लिए ये अब साफ है कि अब इसके आगे अगर कुछ किया तो वो आपके सिर टीकरा फूटेगा, आप किसी और के सिर पे नहीं फोड़ सकते। संकेत, हम किसी डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहे तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में एक ही समानता है कि उनके कैबिनेट में आप किसी को कोई भी पद दे दो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ही सब कुछ चलाता है।
तो आपको ये मैसेज देना था कि जो कोरोना की फेलियर है, देखिए हमने उसके लिए कड़े कदम उठा लिए, ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इसके लिए हमने कड़े कदम उठा लिए, ये जो वैक्सीन नहीं आ रही तो उसके लिए हमने कड़े कदम उठा लिए। हम कैसे ये भूल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी, स्मेल द कॉफी, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहने के लिए मजबूर हो गई, जिसके बारे में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट अब ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि ना आपके पास विजन है ना आपके पास पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फाइल की नोटिंग भी आप हमको दिखाइए, फाइल की नोटिंग, दैट्स अनप्रेसिडेंटेड लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर। वहां तक सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ा, देश की न जाने कितने हाई कोर्ट ने क्या क्या कहना पड़ा। तो जो परसेप्शन, और उसके अलावा गंगा में जो हजारों लाशें दिखाई पड़ी और उन लाशों को छुपाने के लिए नहीं आशुतोष जी, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि अब ये फेरबदल करके आपको लगता है कि छवि एक तो सुधारने का प्रयास है वो अलग सुधरी है या नहीं, वन, और नंबर टू, आपको नहीं लगता कि अब इसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर आप और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे? संकेत, देखिए मैं जो बात कहना चाहता था उसका साफ मतलब है कि सरकार का चाल और चेहरा तब तक नहीं बदलेगा जब तक सरकार का चरित्र नहीं बदलेगा, और सरकार का चरित्र डिफाइन करता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व से। प्रधानमंत्री अपने वर्किंग स्टाइल में अगर बदलाव नहीं करेंगे, अगर इंदिरा गांधी की तरीके से अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को अगर आप काम नहीं करने देंगे, आप बताइए इस सरकार का सबसे नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। आपकी अर्थव्यवस्था कोविड के पहले से लगातार 8 क्वार्टर में लगातार जीडीपी नीचे जा रही थी, 8% से घट के 4% पे आ गई थी। सीएमआई का डेटा कहता है कि 45 साल के लेकिन वो बच गई, आंकड़ा था और वो बच गई। स्मिता जी आपका जवाब, अगर परफॉर्मेंस ही पैमाना था। संकेत 10 सेकंड नहीं सर, समय बहुत कम है तो एक बार उनका रिस्पॉन्स ले लो। हाँ स्मिता जी। जी, मैं मानती हूं कि इकोनॉमी जो है वो इतनी खराब स्थिति में है अब, लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना मिड वे अगर आप घोड़ा बदले तो फिर आगे जाना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक काफी सारी चीजें बदली सिस्टम्स में जो मोदी ने फेरबदल किए हैं जी, बट ये जो बिग फोर होता है, अगर आप बिग फोर बदलते हैं विच इज फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड होम, इन चारों को अगर आप बदलते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है आगे चलना। तो आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह की सरकार में भी जब वो बदलते थे होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो अदल बदल करते थे। दैट इज द मैक्सिमम दैट ही कुड डू। जब वाजपेयी जी भी करते थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बन गए, फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, यशवंत सिन्हा एंड जसवंत सिंह ऐसे बदलते थे, क्योंकि वो चार थे, वो चार में ही फेरबदल होता था। जसवंत सिंह एंड यशवंत सिन्हा, इन्हीं को बदलते थे वो, और प्रणब मुखर्जी एंड चिदम्बरम, इनको बदलते थे मनमोहन सिंह। तो मैक्सिमम ही कुड हैव डन व्हाट मोदी कुड हैव डन इज कि इन दोनों को बदलने के लिए राजनाथ सिंह और अमित शाह, लेकिन ही हैज नॉट चेंज्ड ना, उन्होंने ये चार जो है उनको नहीं बदला है। हो सकता है कि अगले फेरबदल में वो बदल दे, पर मैं ये कह रही हूं कि जब आपने 12 लोगों की रेसिग्नेशंस ले ली तो कम से कम वो चार वैसे ही रहने देना था। तो उसमें सीधी बात यह है कि आगे चल के स्मिता जी और आशुतोष जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के अब आप किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। अब इसके बाद भी अगर स्थिति नहीं सुधरी, जिसके लिए आपके पास 2-2.5 साल की अब विंडो है, तो फिर तो सीधा सीधा आपके ऊपर सवाल उठेंगे, जैसे कि अभी भी उठ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन के दौरान यूपी में कई जिलों से नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें आई हैं। बुलंदशहर में तो बीजेपी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए, वहीं बस्ती में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है।